हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का फोर्थ पार्ट यानी चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टडी करेंगे कि उनके चैलेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनका बड़ा ही डोमिनेंट रोल होता है। और इसके अलावा हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था किस प्रकार से हम ये डिसाइड करते हैं कि नेशनल पार्टीज़ कौन सी हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन के क्या पैरामीटर्स हैं, और स्टेट पार्टीज़ कौन सी होती हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैम in the previous part, that is the third part of this tutorial series on political parties। और शुरू में हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, हालांकि मेंबरशिप और लोगों का एफिलिएशन जो पॉलिटिकल पार्टीज से है वो धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है, बट ऑल टुगेदर दे डोंट हैव गुड आइडिया अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द लीडर्स आल्सो। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या चैलेंजेस हैं वो हम यहाँ 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में जो बुक में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट मटेरियल। We have seen how crucial political parties are for the working of democracy। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कितना डोमिनेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस, देखिए विजुअल फेस का मतलब ये है कि जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, या हम किसी चीज़ का नाम लें तो कुछ जाने माने चेहरे आपकी नज़र में आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं तो इंडिया ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाता है उनके साथ। सत्याग्रह, उनके नॉन वायलेंस के जो विचार हैं और एक आइकनिक फिगर हमारी आंखों के सामने आ जाती है। उसी प्रकार से जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और डेमोक्रेसी लगता है जैसे पर्याय हैं एक दूसरे के, दे आर सिनोनिम टू ईच अदर। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि वहाँ दल होंगे और एक्टिविटीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट डिस्कस्ड एंड रिपोर्टेड इवन इन मीडिया। द पॉलिटिकल लीडर्स, देयर पॉलिटिकल पार्टी, देयर पॉलिटिकल व्यूज़ एंड द अदर एक्टिविटीज़ बिकम पार्ट ऑफ द डिस्कशन इन डेमोक्रेसी। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा निश्चित है कि क्रेडिट भी उसी को जाएगा, और अगर कोई चीज़ गलत होती है तो वो भी उसी के माथे ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वट एवर इज रॉन्ग, वट एवर रॉन्ग दे फील दे एट्रीब्यूट दिस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फेक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी इंडिया की हम बात ना करें, पूरी दुनिया में ये माहौल है कि लोग दलों उनकी एक्टिविटी से असंतुष्ट रहते हैं, मतलब उन्हें डिस्ट्रस्ट की भावना से देखते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं। विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म द फंक्शंस, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग गवर्नमेंट में बिठाते हैं, वो सरकार भी बनाती हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरती हैं। दैट इज़ वी कॉल देम द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू विन द ट्रस्ट ऑफ पीपल। दिस इज़ द केस इन आवर कंट्री टू, हमारे देश में भी ऐसा ही है। पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड। तो पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि जनता, पॉपुलर का मतलब यहाँ पर हो गया तो आम जनता यानी द पीपल। तो लोगों के बीच में जो असंतोष है या वो जो आलोचना करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम्स। तो 4 यहाँ पे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं जिनको जनता सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये कमियाँ हैं और ये कमियाँ नहीं होनी चाहिए अगर वो जनता का दिल जीतना चाहती हैं और अच्छा वर्क करना चाहती हैं। तो एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़, उनकी वर्किंग, कल्चर से रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भाई डेमोक्रेसी में अगर एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करना है तो उन्हें इस पर विजय पानी होगी, इन चैलेंजेस को दूर करना होगा। वैसे भी आप ही से पूछा जाए कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपका क्या विचार है, तो आप यही कहेंगे कि करप्शन है, वहाँ पे उन लोगों को वोट दे दिया जाता है जो दागी नेता होते हैं, सिर्फ पैसे वाले ही जीत सकते हैं, लोग राइवल्स को जीतने नहीं देना चाहते हैं, गलत तरीकों का उपयोग करते हैं, पैसा दे के वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इतना तो आप भी जानते होंगे। द फर्स्ट चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो पहला चैलेंज यानी पहली कमी जिसे दूर करना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए अगर कोई पॉलिसी बनानी हो या किसी का सिलेक्शन हो तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स में ये भी है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के जरिए ही पोस्ट भरी जानी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को कि इलेक्शंस कराए जाएं और उसके जरिए डिफरेंट पोस्ट को भरा जाए, चाहे वो प्रेसिडेंट की ही पोस्ट क्यों ना हो, क्योंकि एक फैमिली ओरिएंटेड और डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है कि एक ही परिवार के लोग इसको लीड करते हैं। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। मैं आपको न्यूज़ क्लिप दिखाता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे कि सोनिया गांधी को लेटर लिखा गया था और उससे हलचल मच गई एक प्रकार से। आप हीवल टू लुक एट कांग्रेस मडी इंटरनल डेमोक्रेसी, देख रहे हैं आप। मडी का मतलब होता है मैला, गंदा, मटमैला, क्योंकि जो इलेक्शंस हुए भी हैं वो सब के सब खाली फैकेड है, मतलब दिखावा है एक प्रकार से। और
यहाँ देखिए ये भी टाइटल दिया गया है कि मोकरी ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, यानी किसी दल के अंदर की डेमोक्रेसी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है। और सोनिया गांधी हैज़ नाउ बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट इन इट्स मोर देन 130 ईयर ओल्ड हिस्ट्री। जब से बनी है कांग्रेस तब से सबसे लंबे समय तक का प्रेसिडेंट कॉल अगर किसी का है तो सोनिया गांधी का है। 1998 में उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था और घुमा फिरा के किसी भी रूप में वो आज तक बनी हुई है। हालांकि जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और कम से कम जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके 20 मेंबर्स में से 10 मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का खुद का इलेक्शन जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा होना चाहिए और एआईसीसी के जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जरिए होना चाहिए। लेकिन नहीं होता, बल्कि जो प्रेसिडेंट होता है वो खुद ही अपॉइंट कर देता है इन लोगों को। तो एक उदाहरण था। हम लौटते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। The first challenge is lack of internal democracy within parties. All over the world, there is a tendency in political parties toward the concentration of power in one or few leaders at the top. तो ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है कि जो पावर है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर मतलब पावर इकट्ठा हो, एक हाथ में रहे या कुछ ही लोगों के हाथ में हो। दिस इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। पार्टी जो है मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं रखती हैं, मतलब कि जो मेंबर्स हैं पार्टी के उनका ब्यौरा नहीं होता उनके पास पूरी तरह से। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, और सांगठनिक जो सभाएं होती हैं उनको वो होल्ड नहीं करते हैं। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली, वो मैंने अभी आपको बता दिया एक उदाहरण कांग्रेस पार्टी का लेके। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो निचले लेवल पे वर्क करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन भी पूरी नहीं मिलती है। मतलब ट्रांसपेरेंसी की भी कमी होती है पार्टीज़ में। वो बताती नहीं है कि आखिर ऊपरी लेवल पे क्या हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन उनको अवेलेबल नहीं होती हैं जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं कि पार्टी में क्या हो रहा है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शंस। इसके अलावा ना उनके पास साधन होते हैं, ना कोई कनेक्शन होता है कि वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकें। अब जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का या मान लीजिए सपा हो या बसपा हो, सबके प्रेसिडेंट कहाँ चेंज होते हैं? अगर होते भी हैं तो उनकी फैमिली का ही कोई ना कोई आएगा या उनके पसंद का कोई ना कोई आएगा। तो एक जो ऑर्डिनरी कार्यकर्ता होता है, जो मेंबर होता है, वो पार्टी के जो डिसीजंस होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करने की ताकत उसके पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी राय ही नहीं ली जाती। एज ए रिजल्ट द लीडर्स अज्यूम ग्रेटर पावर। इसकी वजह से ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं पार्टी के, एज्यूम ग्रेटर पावर टू टेक डिसीजंस। तो वही डिसीजंस लेते हैं इन द नेम ऑफ द पार्टी, पार्टी के नाम पर। अब जैसे मान लीजिए कांग्रेस में सोनिया गांधी ने कुछ कह दिया, राहुल गांधी ने कुछ कह दिया या प्रियंका गांधी ने कुछ कह दिया, तो समझ लीजिए पत्थर की लकीर हो गई, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। ये जो मैंने लेटर आपको दिखाया था, लेटर लिखने के बाद उसमें से कुछ लोगों को तो नज़रअंदाज कर दिया गया, उसमें से कुछ लोगों के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई। जैसे सलमान खुर्शीद का एक नाम है। तो मुट्ठी भर नेता ही सब कुछ करते हैं पार्टी में, डिसीजन भी लेते हैं। सिंस वन ऑफ यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर, वही जो ऊपर लिखा हुआ है कि या तो एक या कुछ ही नेता जो होते हैं वो सारी शक्ति का उपयोग करते हैं जो भी पार्टी में होती है। एंड दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट, और जो उन डिसीजन से पार्टी के लीडरशिप के या जो भी पार्टी की एक्टिविटीज़ से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, डिसएग्री करते हैं, तो क्या होता है? क्या उन्हें पार्टी बर्दाश्त करेगी? इन कार्टून्स में बाद में आएंगे। डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू द पार्टी, उन्हें पार्टी में रहना ही मुश्किल हो जाता है। पार्टी छोड़ के लोग चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, या आप न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। इसमें मैं रिसेंट एग्जांपल दूंगा आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लीडर थे और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि हमारी सुनी नहीं जाती है। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़, और यही वजह है कि जहाँ पर इस तरह की कल्चर होती है कि वहाँ पे कुछ ही लीडर्स पूरी पावर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे लीडर्स की पूजा होगी कि पार्टी की पूजा होगी। यानी लीडर्स का कहना मानो, लीडर्स को फॉलो करो, उनकी चमचागिरी करो, तो पार्टी में आप बने रहोगे। मान लीजिए पार्टी के भक्त से ज़्यादा आपको लीडर्स का भक्त बनना पड़ता है। अब पार्टी के हित की बात करोगे, जैसे जो लेटर मैंने अभी बताया लिखा गया, तो पार्टी के हित में ही बात थी वो। लेकिन देखिए नाराज़ हो गए प्रेसिडेंट वगैरह, सोनिया हो चाहे राहुल हो, क्वेश्चन कर बैठे कि क्यों लिखा इस तरह का लेटर। पार्टी नहीं, लीडर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़, तो पार्टी की जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनकी जो नीतियाँ, उनसे ज़्यादा पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो लॉयल्टी है, व्यक्तिगत लॉयल्टी किसी भी लीडर की, वो बड़े लीडर्स के प्रति होनी चाहिए। देन यू कैन कंटिन्यू द पार्टी और कैन बी रेज टू इम्पोर्टेंट पोस्ट्स आल्सो। यानी चमचागिरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, देखिए पहला तो हो गया कि इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है, दूसरा है कि डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए पार्टी को लीड करने वाला लीडर जो है, जो कि उस पार्टी का प्रेसिडेंट है, अगर वो हटता है या मरता है या कोई और वजह होती है, तो उसी की फैमिली का दूसरा कोई व्यक्ति आएगा,
फिर उसकी फैमिली का ही कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, यानी इसे कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। अब देखिए कांग्रेस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जब तक फ्रीडम स्ट्रगल तक था तब तक तो उसके लीडर्स बदलते रहते थे, प्रेसिडेंट चेंज होते रहते थे, लेकिन 1947 के बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बस यही चल रहा है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट कोई लीडर ही नहीं है इनकी पार्टी में दूसरा। द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेस रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। तो पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ ये, सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स। जो भी हमने बात किया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं वो नहीं कराए जाते हैं, तो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स का यूज़ नहीं होता। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कि आप आर पार देख सकें, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। और ओपेक आप जानते हैं कि जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो ट्रांसपेरेंसी में लोगों को पता होता है कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसकी कमी पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा रहती है। फॉर देयर फंक्शनिंग, उनके कार्य कैसे हो रहे हैं किसी को पता नहीं होता ठीक ढंग से। देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर। तो एक जो साधारण वर्कर होता है उसके पास बहुत ही कम तरीके होते हैं कि वो पार्टी में टॉप पोजीशन पे जा सके। यहीं पे मैं एक पार्टी बीजेपी का उदाहरण देना चाहूँगा कि बीजेपी में डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं है, और इसका एग्जाम्पल है जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी। आप रिसर्च करके उनके बारे में पढ़िए, उनका बैकग्राउंड कैसा है और कैसे वो टॉप पोजीशन तक पहुँचे। तो एक ऑर्डिनरी वर्कर पहुँच सकता है, ये एक एग्जाम्पल है। करंट प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी को हम साइट कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, और उनके प्रेसिडेंट भी बदलते रहते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी। इसके अलावा बीजेपी में इंटरनल इलेक्शंस होते हैं, कुछ तो ट्रांसपेरेंसी है, कुछ तो चांसेस हैं कि जो वर्कर्स हैं वो ऊपर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये डायनेस्टिक जो पार्टीज होती हैं जहाँ पे डायनेस्टिक सक्सेशन होता है वहाँ पे मुश्किल है। दो जो हैपन टू बी द लीडर्स आर इन ए पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेजेस। तो जो उसके लीडर्स होते हैं, जो बड़े लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो वो क्या करते हैं कि वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो अपने पद का फ़ायदा उठाते हैं, एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम। और उन नेताओं के जो नज़दीक लोग होते हैं, मतलब उनके करीबी जो लोग होते हैं, इवन देयर फैमिली मेम्बर्स या उनके फैमिली के जो मेम्बर्स होते हैं, उन्हें वो फ़ायदा पहुंचाते हैं, अपने पद का फ़ायदा उठाते हैं। पता चला कि बेटा है तो उसको टिकट दे दिया इलेक्शन के लिए, या उसे किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी वहाँ पे, या घर वालों को नौकरी पे लगवा दिया। ये सब बहुत कमियाँ हैं। इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाई मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि एक ही परिवार के लोग टॉप पोजीशंस को कई पार्टीज़ में कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स। वैसे बीजेपी के अलावा मैं आपको एग्जांपल और दे दूँ कम्युनिस्ट पार्टीज़ का। कम्युनिस्ट पार्टीज़ में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर डायनेस्टिक सक्सेशन होता हो, लेकिन वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं वही बने रहते हैं घूम फिर के प्रेसिडेंट और लंबे समय तक। दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। और जहाँ पे फैमिली पार्टी को कंट्रोल करती है वो उनके और मेंबर्स के लिए अनफेयर ही कहा जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए ये दूसरा पॉइंट भी खराब है, अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ पावर। क्योंकि जहाँ पे फैमिली सक्सेशन होता है, डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, वहाँ पे पता चला कि उसी परिवार में पले बढ़े, बाहर जाके पढ़े, कोई उनको रूरल एक्सपीरियंस नहीं, कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, आम लोगों की ज़िंदगी कैसे बीतती है कुछ अनुभव नहीं। बस अगर उनके पिताजी उनकी माताजी अगर प्रेसिडेंट उस पार्टी की हैं, लीड कर रही हैं, तो बन जाएगा उनका बेटा या बेटी प्रेसिडेंट। वही बात यहाँ लिखी गई कि दिस इज़ आल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस। क्योंकि जिन लोगों को एडिक्वेट यानी पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं होता और पब्लिक के बीच में पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं होता, वो पोजीशन पावर की यानी पावरफुल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनको उन पोस्ट पे बैठा दिया जाता है। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और लगभग पूरे वर्ल्ड में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज। यहाँ तक कि जो पुरानी डेमोक्रेसीज हैं, यानी इंडिया से भी पुरानी डेमोक्रेसीज में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ का इसमें नेम ले सकते हैं ओल्डर डेमोक्रेसीज में। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपने पद का फ़ायदा उठाते हैं और फैमिली के ही लोग पार्टी को लीड करते हैं, और जो नॉन एक्सपीरियंस्ड पर्सनस होते हैं वो भी टॉप पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। द थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल। इसे तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि मनी का और बाहुबल जिसे कहते हैं कि जो नेता बाहुबली होते हैं जिनके पास मैन पावर होती है, गुंडे बदमाश टाइप के, तो मनी एंड मसल पावर का भी यूज़ पार्टीज़ के लीडर करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, खासकर इलेक्शंस के समय। यानी एक आम आदमी खड़ा भी हो जाए, उसके अपोजिट में कोई बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है जिसके पास मनी भी है और गुंडे बदमाश भी हैं, तो इस व्यक्ति का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, वो तो भाग खड़ा होगा। डेमोक्रेसी इसलिए नहीं होती। डेमोक्रेसी तो सबको बराबर का हक देती है। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस। दरअसल एक फैक्टर होता है विनेबिलिटी जिसे कहा जाता है, यानी कि कौन जीत सकता है उसे ही टिकट दिया जाए। विनेबिलिटी, जीतने की क्षमता। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस,
क्योंकि डेमोक्रेसी का एक खासकर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारी है, इसमें ये है कि भाई जीतना है, सरकार बनाना है तो हमारे एमपी जीतने चाहिए। तो विनिंग इलेक्शंस ही गोल होता है सारी पार्टीज़ का, और इसके लिए वो मनी एंड मसल्स का भी प्रयोग करती हैं। ऐसे लोगों को टिकट दे देती हैं हु आर नोन फॉर द मनी और मसल पावर। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस, और दूसरे तरीके अपनाती हैं कि इलेक्शंस कैसे जीते जा सकते हैं। तरीका ये है कि भाई आप पॉपुलरिटी हासिल करिए फिर जीतिए, और शॉर्टकट तरीका है कि बदमाशी करके और पैसे का यूज़ करके। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी टिकट दिया जाता है जो बहुत अच्छा खासा डोनेशन पार्टी को देते हैं, पैसा पार्टी को देते हैं। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज़, तो जो धनी लोग होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पार्टीज़ को पैसा डोनेट करती हैं, और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। हालांकि रूल्स बनाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसे कहते हैं कि चंदा देती हैं पार्टीज़ को। टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज़। अब जब इतना पैसा देंगी तो पार्टीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर भी उनका नियंत्रण रहेगा, और यहाँ तक कि जब सरकार बन जाती है तो सरकार में भी इन लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। तो वो डिसीजंस जो पार्टी लेती है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं जो पैसा देने वाले लोग हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जो ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा पैसे से निश्चित है आप उसकी सुनोगे भी। इन सम केसेस, कुछ मामलों में तो पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स, पार्टीज अपराधियों को टिकट देती हैं हु कैन विन इलेक्शन, जो इलेक्शन जीत सकते हैं। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल, और जो लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग, जो लोकतंत्र की बातें करने वाले लोग, यानी लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देने वाले जो लोग हैं डेमोक्रेट्स, वो जब ये देखते हैं तो इसको लेकर चिंतित होते हैं कि जो धनी लोग हैं उनका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, और बिग जो कंपनीज़ हैं उनका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। जैसे मान लीजिए अगर हम लें टाटाज़ को ले लें, या अंबानीज़ को ले लें, रिलायंस को ले लें, तो ये करोड़ों रुपए जब जिस पार्टी को देंगे तो निश्चित है कि उस पार्टी के जो पॉलिसीज़ हैं वो उनके फेवर की अगर जो पॉलिसीज़ होंगी उन्हें वो बनवा लेंगे। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो सरकार है वो धनी लोगों को फेवर करती है, रिच पीपल को छूट देती है, गरीबों से चूसती है पैसा। तरह तरह की बातें हम लोग करते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ डेटा यहाँ पे शो करना चाहता हूँ जो 2019 इलेक्शन से रिलेटेड हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर चिंतित है कि अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, एससी रूल्स रिकॉर्ड्स मस्ट गो ऑनलाइन। डीक्रिमिनलाइजिंग पॉलिटिक्स, जैसे ये है कि पार्टीज़ को वेबसाइट पे पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि उनके जो पोल कैंडिडेट्स हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उनके खिलाफ कौन कौन से केस पेंडिंग हैं, और ये भी कारण बताना पड़ेगा कि उन्होंने इलेक्शन में टिकट उनको क्यों दिया। यानी सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट्स एंड नॉट मेरली विनेबिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ देखिए डेटा दिया गया है कि लगभग 2004 में 24% नेता ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस थे, और ये 34 और 2019 में 43% हो गया, और लगता है आगे के चुनाव में 50% हो जाएगा। देखिए इसकी हेडिंग क्या है कि न्यू लोकसभा सीज 9%, यानी 2019 में जो लोकसभा का गठन हुआ था तो उनमें 9% एमपीज़ की संख्या क्रिमिनल चार्जेस वालों की बढ़ गई। देखिए जो मैंने अभी डेटा आपको दिखाया था कि 543 में से लगभग 162 30% क्रिमिनल केसेस, और लगभग 14% यानी 76 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ सीरियस केसेस थे, यानी मर्डर तक के चार्ज भी हो सकते हैं। 2014 में डेटा है, 2019 में देखिए ये संख्या बढ़ के 159 हो गई और ये 233 हो गया, यानी 43%, जिसमें से 29% यानी आधे से भी ज़्यादा लोग सीरियस केसेस वाले हैं। सीरियस केसेस का मतलब ये है कि क्रिमिनल केसेस रिलेटेड टू रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वीमेन अगेंस्ट देम, ये सीरियस केसेस हैं। और जो मर्डर रिलेटेड केसेस हैं लगभग 11 लोगों के खिलाफ, उसमें से 3 बीजेपी से हैं, और उसके अलावा अजय कुमार खेरी, अतुल कुमार सिंह और अफजल अंसारी गाजीपुर, ये सब बीएसपी से हैं, और 30 एमपीज ऐसे हैं जिनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं। और इन जो 43% लोग हैं भी, यानी 233 का जो डेटा मैंने बताया था, उसमें से 116 सब ज़्यादा बीजेपी के ही हैं। उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। इसी प्रकार से अगर हम पैसे की बात करें तो उसमें भी नेताओं की संख्या बढ़ी है, यानी 443 यानी 82% 2014 में थे, और ये बढ़कर 475 हो गए, यानी 443 से 475 यानी 82% से 88% लोग करोड़पति हैं। करोड़पति यानी जिनकी जो औसत अगर संपत्ति है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, और 2009 के इलेक्शन में सिर्फ 58% ये लोग थे। तो इनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है, एक समय ऐसा आएगा जब 100% होंगे। तो आप मैटर को समझ गए होंगे। चलिए हम लौटते हैं टेक्स्ट की तरफ। The fourth challenge is that every often parties do not seem to offer a meaningful choice। तो चौथा पॉइंट ये हो गया कि भाई जो लोग वोट देने जाते हैं उनके पास चॉइस मीनिंगफुल है कि नहीं।
मीन्स कि मान लीजिए 10 कैंडिडेट खड़े हैं, तो क्या वो 10 कैंडिडेट में कोई बहुत अंतर नज़र आता है कि नहीं आता, या दसों के दसों कैंडिडेट लगभग अलग अलग पार्टी से होते हुए भी ऐसा लगता है कि सबके लगभग कॉमन ही विचार हैं, कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो मीनिंगफुल चॉइस की बात आती है वोटर्स के सामने, और डेमोक्रेसी ये दावा करती है कि हम वोटर्स को डिफरेंट मीनिंगफुल चॉइसेस देते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो पता चला कि 2 लोग खड़े हैं और 2 लोगों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मीनिंगफुल चॉइस कहाँ हुई? और पब्लिक भी घुमा फिरा कर यही कहती है कि सब एक ही जैसे तो हैं, सारी पार्टियाँ एक ही जैसी हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, अगर आपको मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड करनी है लोगों के सामने, तो पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो पार्टीज़ को भी डिफरेंट नज़र आना जरूरी है, मीन्स उनकी पॉलिसीज़ में डिफरेंस होना चाहिए। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज, लेकिन हो क्या रहा है कि जो उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं वो नैरो होते चले जा रहे हैं, उनके बीच का फासला कम होता चला जा रहा है, और ये लगभग पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम इकोनॉमी को लें, तो कांग्रेस आएगी तो भी लगभग वही पॉलिसीज़ होंगी, अगर बीजेपी रहेगी तो भी वही लगभग पॉलिसीज़ रहेंगी। हाँ, अगर कम्युनिस्ट पार्टी आती है तो थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। तो जो चेंज है, जो डिफरेंस है, वो मीनिंगफुल चॉइस आपको देता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी। अब ब्रिटेन में मैंने 2 पार्टीज़ के बारे में आपको बताया था कि जो लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टीज़, 2 पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, तो उनके बीच में लगभग डिफरेंसेज अब कम होते चले जा रहे हैं। यानी इनकी पॉलिसीज़ लगभग सेम है, उनका जो एग्जीक्यूशन होता है उसे लागू करने के तरीके डिफर होते हैं। यानी कान सीधे न पकड़ के आप घुमा के पकड़ रहे हो, लेकिन पकड़ तो कान ही रहे हो। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स बट डिफर ओनली इन डिटेल्स। जो मैंने आपको बताया कि वो लगभग जो फंडामेंटल जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो लगभग सेम होते हैं, बस डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज़ आर टू बी फ्रेम्ड, पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाएंगी और कैसे इंप्लीमेंट की जाएंगी, कैसे लागू की जाएंगी, इनमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इन आवर कंट्री टू, हमारे देश में भी, द डिफरेंसेज अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश में लगभग अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लें तो इनमें लगभग हर पार्टी के जो डिफरेंसेज वो नैरो हो चुके हैं, लगभग सेम है, जो मैंने अभी कांग्रेस और बीजेपी का आपको उदाहरण दिया। दोज हु वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज, जिन्हें डिफरेंट पॉलिसीज़ की आवश्यकता महसूस होती है कि भाई हमें डिफरेंट पॉलिसीज़ चाहिए, तो वो किसको वोट देंगे? हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी का भी खड़ा हुआ है, अब उनका ये है कि हम लेबर्स को, वर्कर्स को, पीजेंट्स को काफ़ी कुछ हम देना चाहते हैं, उनके मैनिफेस्टो में है, लेकिन अब जो लोग उनको वोट देंगे भी उनकी संख्या कम होगी, ज़्यादातर लोगों की संख्या वो होगी जो बीजेपी या कांग्रेस या अन्य पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो इनका कैंडिडेट जीत कहाँ पाएगा? जब वो जीतेगा नहीं तो वो क्या पॉलिसी इम्पैक्ट कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये भी मैटर करता है कि जिससे आप वोट दे रहे हो वो जीते भी, तब जाके कहीं वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। और मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो पार्टी से ही चुनाव लड़ते हैं, तो पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है, पॉलिसी होती है, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो अगर 1-2 लोग जीत भी जाएं इस पार्टी से, तो पार्लियामेंट में उनकी संख्या कम होने के कारण वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे सरकार पे। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लीडर्स भी उनको सेम नज़र आते हैं, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। क्यों? क्योंकि लोग पार्टी बदलते रहते हैं। उसी लीडर ने कभी बीएसपी से चुनाव लड़ा और फिर पता चला वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, फिर कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है, और बीएसपी से बीजेपी में गया तो बीएसपी खराब हो गई उसके लिए, बीजेपी से कांग्रेस में गया तो कांग्रेस अच्छी हो गई, बीजेपी खराब हो गई। जैसे मैं यहाँ रीता बहुगुणा जोशी का उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चली आई। माधवराव सिंधिया के बेटे जो मैंने बताया आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले आए। तो इसी प्रकार से होता रहता है। तो ये समस्या भी देखने को मिलती है। लेकिन वही है कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति जो एफिलिएशन है, उनका नशा होता है। बस वो स्पीच सुन के अंधे भक्त होकर लोग वोट दे देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मेरिट के आधार पे वोट देना चाहिए। आपके यहाँ जो नेता है वो कितना वर्क करता है, आपका एमएलए, आपका एमपी, उसके आधार पे वोट देना चाहिए। लेकिन लोग, हमारी पार्टी है, हम तो इसी को वोट देंगे, चाहे जीते चाहे हारे। कास्ट पे, रिलीजन पे लोग वोट देते हैं। कितना बुरा हाल है लोगों की सोच का। पढ़े लिखे लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि हाँ, हमारा एक वोट है कितना कीमती है। देश को मजबूत बनाने में, देश के विकास में, समाज को एक साथ लेके चलने में कहाँ तक हमारा वोट योगदान दे सकता है, उसकी सोचते नहीं है। इसके आगे वाला टॉपिक जो है उसे हम अगले ट्यूटोरियल में लेंगे। पहले हम यहाँ पे कार्टून देख लेते हैं। देखिए, अब जैसे इलेक्शन लड़ना चाहती है और अपना फॉर्म भरने जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, तो 50 करोड़ लिखा हुआ है। तो इससे क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम्हारे पास इतना पैसा पहले से ही, वाई डू यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। अगर आपके दिमाग में इसका दूसरा पहलू ना आ रहा हो, अनदर एस्पेक्ट ऑफ दीज लाइन्स, वो ये कि वाई डू यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, आप इलेक्शंस क्यों लड़ना चाहती हैं।
आपके पास तो पहले से ही पैसा, इसका मतलब जो इलेक्शंस लड़ते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, वो पैसा ही बनाते हैं। यानी इलेक्शंस जीतना और उसके बाद पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, तो तुम्हारे पास तो पहले से ही पैसा है। तो यहाँ पे एक व्यंग है, इलेक्शंस को इन्होंने कनेक्ट कर दिया मनी मेकिंग जॉब से, सोर्स ऑफ इनकम एक प्रकार से। अगर इलेक्शन जीत जाते हो, MP बन जाते हो, MLA बन जाते हो, तो करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। ये व्यंग है एक। यहाँ पे देखिए पूछ भी रहा है कि वोट फॉर वोट फॉर वोट फॉर, ही डज दिस सजेस्ट दैट इन डेमोक्रेसीज पीपल कंटेस्ट इलेक्शंस ओनली टू मेक मनी, बट इजंट इट ट्रू दैट देयर आर पॉलिटिशियंस कमिटेड टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। तो हम तो कहेंगे कि आजकल तो यही है कि मनी मेकिंग में ही लगे रहते हैं लोग, लेकिन ऐसे भी बहुत से नेता हैं जो बहुत ईमानदार हैं और अपनी ईमानदारी के लिए जाने भी जाते हैं। ये कार्टून देखिए, वन पार्टी। दिस कार्टून वॉज ड्रॉन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी। मैंने बताया था कि दो ही पार्टियाँ हैं वहाँ पे, डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स। द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट, पार्टी का सिंबल एलिफेंट है। द कार्टून सीम्स टू सजेस्ट दैट द कॉर्पोरेट अमेरिका कंट्रोल्स ऑल मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। आप देखिए यहाँ पे, ये है कॉर्पोरेट अमेरिका जो आपको देख रहा है, जो आपको फिगर यहाँ बनी हुई है, सब कुछ जेब में रखा हुआ है। कॉर्पोरेट अमेरिका का मतलब ये है कि जो भी बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज अमेरिका में, उनके जो लॉबिस्ट्स होते हैं, लॉबिस्ट का मतलब ये होता है कि सरकार में अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रेशर डालते रहते हैं। प्रेशर ग्रुप्स आप उन्हें कह सकते हो, कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लगभग 1970s से वहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आना शुरू हुआ। और जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं, लेबर लॉज हैं, मतलब ये फ्री इंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, उद्योग धंधों पर कोई नियंत्रण ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सरकार जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है तो कठोर ना होने पाए, तो अपने फेवर में सब कुछ हो, उन सब की परवाह सरकार करे। इसके लिए लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, लोगों को रखते हैं, हायर करते हैं जो गवर्नमेंट पे दबाव बनाते हैं। तो लॉबिंग होती है, लॉबिस्ट प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। और कॉर्पोरेट अमेरिका काफ़ी पैसा खर्च करता है सरकार पर अपनी फेवरेबल पॉलिसीज़ को बनवाते रहने के लिए। यहाँ तक कि कोर्ट भी दिखाया गया है कि जजेस पे भी पैसा फेंक दिया जाता है और फेवर में निर्णय ले लिए जाते हैं। हालांकि इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का असर तो हमारे इंडिया में भी है। और अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, इस वीडियो को बनाए जाने तक वो खुद ही अरबपति हैं। अब चूँकि रिपब्लिकन्स ज़्यादा समय तक रूल किए हैं अमेरिका पे, तो इसलिए वन पार्टी कंट्री भी कहा गया है। और एक कार्टून ये है, ये बर्लुस्कोनी को दिखाया गया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। अभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इटली में लगभग ये 9 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, लगातार तो नहीं। और ही इज़ अ वेरी वेरी रिच मैन। ही इज़ आल्सो वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन इन इटली। ही इज़ द लीडर ऑफ द फोर्जा इटालिया। फोर्जा इटालिया का मतलब होता है कि फॉरवर्ड इटली या लेटेस्ट गो इटली, यानी इटली को आगे बढ़ाने की बात करने वाली पार्टी। और हालांकि 2013 में इसका रिवाइवल किया गया और न्यू फोर्जा इटालिया के नाम से पार्टी को रिकन्स्टिट्यूट किया गया। तो टीवी चैनल के मालिक, पब्लिशिंग कंपनी के मालिक, AC मिलान क्लब, जो कि बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है। आप जानते हैं कि यूरोप में और ज़्यादातर देशों में फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा प्रचलित गेम है। दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर फेमस गेम है तो वो है फुटबॉल। और ये कार्टून ये शो कर रहा है कि किस तरह से ये पैसे के बल पर लोगों को नचा रहे हैं, यानी कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे चाहे वैसे ये लोग एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मनी इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स अ लॉट। अब चूँकि ये टीवी चैनल्स के भी मालिक हैं, तो इसलिए टीवी में ये सब दिखाया गया है। अच्छा कार्टून बना है। और ये जो कपड़ा पहना हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे इनके ऊपर कोई दाग ना लगे, स्पॉटलेस रहें, इतना कुछ करते हुए भी। तो नैपकिन लगाया हुआ है यहाँ पे। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्या असर है। तो अमेरिका और इटली 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिले। इंडिया भी अछूता नहीं है। इसके अलावा यहाँ देखिए, वाई डोंट पार्टीज गिव इनफ टिकट टू वीमेन। औरतों को क्यों ज़्यादा टिकट नहीं देते। इज़ दैट आल्सो ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। क्या इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से है। इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह तो ये हो सकती है कि भाई अगर आप इंटरनल डेमोक्रेसी में चुनाव कराएंगे तो हो सकता है कि महिलाएं आगे आ सकें। लेकिन ज़्यादातर टिकट ना देने के पीछे क्या राज है, तो ये तो सोचने वाला विषय है। मेरे ओपिनियन से तो ये है कि वो सोचते हैं कि मान लीजिए 543 हैं और बात ये चलती है कि 33% या 30% सीटें रिज़र्व होनी चाहिए इनके लिए। 1/3 सीटें मतलब रिज़र्व होनी चाहिए। तो निश्चित है कि अगर सीटें रिज़र्व कर दी जाएंगी तो उनकी जगह महिलाएं आएंगी, तो पोस्ट तो पुरुषों की ही जाएगी। अब वो अपनी पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं कि 10 में से 10 पुरुष रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 10 में से अगर हम 3 औरतों को दे देंगे सीट, तो साथ ही पुरुष चुने जाएंगे। तो पैट्रियार्क सोसाइटी और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन वाली बात है। मैं फेवर करता हूँ कि मेन एंड वीमेन दोनों को बराबर का, बल्कि वीमेन को तो कम से कम कुछ ज़्यादा ही हक मिलना चाहिए आगे आने के लिए। हमारे पार्लियामेंट में वो बिल आज तक पास नहीं हो पाया जो 1/3 रिजर्वेशन की बात करता है पार्लियामेंट में महिलाओं की, लेकिन देर सवेर ज़रूर पास होगा। और तब आप देखिएगा पार्लियामेंट में
जब औरतें नज़र आएंगी लगभग 543 में से आप खुद ही निकाल लीजिए लगभग 1/3। 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3 लगभग 181 महिलाएं। तो फिर बैठना ही बैठना है, क्योंकि इस तरह से अरेंजमेंट किया जाएगा कि 181 महिलाएं जीत कर आएँ, तब पार्लियामेंट का नज़ारा देखते ही बनेगा। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, जहाँ पे हमने 4 चैलेंजेस पढ़े। पहला चैलेंज हमने ये पढ़ा कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा हमने पढ़ा कि डायनेस्टिक सक्सेशन, तीसरा यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर, और चौथा लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस ड्यू टू नैरोइंग आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस स्पेशली रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड शिफ्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ लीडर्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। तो ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर ट्यूटोरियल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।